कभी ये सोच चलता है कि मन की समस्या क्या है। मन हम हरेक के पास है और हम सभी जानते हैं कि मन किस प्रकार से एक अड़ियल टट्टू की तरह हो जाता है। एक शरारती बच्चे, जिद्दी बच्चे की तरह हो जाता है। वो हर एक अपनी बात को मनवा के ही रहता है और इसके आधार पर हमें क्या भुगतना पड़ता है हम सभी जानते हैं। और इसीलिए प्रश्न यही है कि मन का क्या करें, मन की समस्या क्या है। पहली समस्या मन की यही है कि वो जिस स्थान पे है उस स्थान का उसको स्वीकार नहीं करना होता है। भारत में है तो किसी और देश में वो होना पसंद करता है, कहीं और है तो भारत में होना पसंद करता है। यानी कि वो जहाँ है वहाँ उस स्थान पे उस देश में वो स्वयं को रहना मंजूर नहीं करता है और इसीलिए खुद बेचैन रहता है और हमको यानी कि आत्मा को परेशान करता रहता है। दूसरी पॉइंट है कि मन जिन संबंधियों के साथ हम होते हैं उन संबंधों को स्वीकार नहीं करता है। माँ है, बहन है, भाभी है, पत्नी है, भाई है, कोई भी परिस्थिति में हम हैं, कोई भी संबंध में हम हैं तो उन संबंधियों को मन स्वीकार नहीं करता है। अपनी माँ के लिए भी बच्चा सोचेगा कि उसकी माँ अच्छी है, मेरी माँ तो ऐसी है, मेरी माँ तो वैसी है। बाप के बारे में, पिता के बारे में भी ये सोचता है कि मेरे पिताजी ऐसे अच्छे नहीं हैं, मेरे फलाने मित्र के जो पिताजी है वो मेरे पिताजी होते तो कितना अच्छा। यानी जो भी संबंध में व्यक्ति संबंधित है, रिलेटेड है, उस संबंध को उस व्यक्ति का मन कभी स्वीकार नहीं करता। संबंध नया नया होता है तब तो ठीक है, परंतु धीरे धीरे वो संबंध उसको फीका महसूस होने लगता है, उसको उस संबंध निभाने में मजा नहीं आता है और यूं करके मन बेचैन रहता है और आत्मा को परेशान करता रहता है। तीसरी पॉइंट है कि मन जिस समय में है, यानी सुबह है तो उसको शाम का इंतज़ार रहता है, शाम है तो उसको रात का इंतज़ार रहता है। यानी जो समय चल रहा होता है उस समय के साथ ताल मेल मिला के मन को चलना बिल्कुल स्वीकार नहीं होता है और यही मन की बेचैनी का या उदासी का कारण सदैव बना रहता है। और लास्ट में एक पॉइंट है कि जिस हालात में व्यक्ति होता है उन हालात का, उस सर्कमस्टेंसेस का मन स्वीकार नहीं करता है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे जिसमें मन कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ना उसको स्थान स्वीकार करना है, ना उसको समय का स्वीकार है, ना उसको संबंध का स्वीकार है, ना हालात का स्वीकार है, ना किसी स्थिति का स्वीकार है। जिस हम हाल में हैं, हो सकता है पहले हमारा अच्छा हाल हो, अभी कुछ बेहाल चल रहे हो, या अभी ठीक ठाक है, बाद में किसी और हाल में भी होना हो सकता है। ऊंचाई नीचाई तो हर एक के जीवन में आती रहती है। यानी कि किसी भी हाल में मन वो स्वयं को स्वीकार नहीं करता है और यही अलग अलग प्रकार की अस्वीकृतियां मन के द्वारा जो हैं, यही मन को रिबेलियस कर डालती है। यही मन को एक अड़ियल टट्टू सा या जिद्दी बच्चे सा बना देता है और यही बातें मन को जिद करने में मददरूप बनती हैं। और इसीलिए सोचना मुझे यह है कि मैं आत्मा मालिक हूँ और मन तो मेरा एक कर्मचारी है, मन तो मेरी एक टेंडेंसी है, उसको मुझे कैसे चलाना है ये तो मुझे सीखना ही पड़ेगा।
मुझे मन को मारना नहीं है, परंतु उसको जीतना है। मुझे मन को पीटना नहीं है, लेकिन उसको पटाना है। छोटे बच्चों को पटाना पड़ता है, कभी फुसलाना पड़ता है, प्यार से दिल से फुसलाना पड़ता है। तो हमारे मन को जीतने के लिए मुझे भी अपने मन को पटाना पड़ेगा। मन को वश में लाने के लिए मुझे दृढ़ निश्चयी बनना पड़ेगा। जितनी स्वयं की दृढ़ता मेरी अपनी होगी कि मैं मन के वश में आने वाली आत्मा हूँ नहीं, यही दृढ़ता मुझे सफलता दिलाएगी। तो मन चाहे अलग अलग परिस्थितियों का अस्वीकार करने का आदी हो चुका हो, परंतु मैं मालिक या अधिकारी बनकर के मन को चलाने का दृढ़ निश्चय जिस घड़ी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तभी मन पर जीत प्राप्त करने का मेरा एक निर्धार वो यथार्थ साबित होने लगता है। हमारे जीवन में मन का होना भी आवश्यक है और मन का कैसा होना हो ये जान लेना भी बहुत ही आवश्यक है। तो प्रयत्न मेरा यही है कि मन तो है, वो वश में करना नामुमकिन नहीं, परंतु मुमकिन हम अवश्य बना सकते हैं। कब? जब हम ये जान ले कि मेरा मन वो कैसा हो। तो आज मेरा मन कैसा हो, उसको लेकर के मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि मेरा मन शांत हो। आप कहेंगे यही तो सारी बातों की जड़ है। सब कुछ करते हुए इधर उधर, इसके पास उसके पास, ये साधना की टेक्निक, वो साधना की टेक्निक, ये हठ योगा, वो प्राण योगा, पता नहीं क्या क्या हमने किया है। बहुत सारा टाइम, मनी, एनर्जी हमने इन्वेस्ट किया है। मैं मानती हूँ, मैंने खुद ने भी तो किया है ना। क्यों? आखिर क्यों? जवाब यही है कि हमारा मन वो शांत हो। यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति विशेष वो अपना शरीर त्याग देता है, तब फिर वो क्या कहलाता है? वो अपने उस देह के साथ जुड़े हुए नाम से नहीं जाना जाता है, लेकिन यही कहा जाता है ना, उनकी आत्मा के लिए शांति का दान दो। क्यों किसी और बात का दान हम देना नहीं कहते हैं कि उसको दुआओं का दान दो, या उसको शक्ति का दान दो, या उसको रहम का दान दो। ये सब दे सकते हैं, करते भी हैं, परंतु सबसे सर्वोपरि बात यही हम कहते हैं या सुनते आ रहे हैं कि उसके मन को शांति दो, उस आत्मा को शांति दो। तो जब शरीर से मुक्त हो जाती है आत्मा, उस वक्त हम उसको शांति देने का प्रयास करते हैं या फिर आशा रखते हैं। तो क्या जब हम जीवित हैं तब शांति नहीं चाहिए भला? यही तो बात है ना। जब हम इस शरीर में हैं, जब हम इस जीवन को प्राप्त किए हुए हैं, अभी हमें शांति चाहिए और अभी हमें शांति का दान देना है। शांति का दान देके दुआएं लेनी हैं और शांति का दान लेके दुआएं अभी ही प्राप्त करनी है। आत्मा शरीर छूट जाता है और उसके बाद कहाँ जाती है वो तो आत्मा ही जाने। चलो वो विषय तो हम टच नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन मन मेरा कैसा हो? मन मेरा शांत हो। इसीलिए सारी दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए,
नेचुरल कैलेमिटीज़ को लेकर के चाहे कितनी ऊंचाई नीचाई आ जाए, हमारे संबंधों में खटाश की वजह से या टकराव की या मनमुटाव की वजह से कितनी भी ऊंचाई नीचाई आ जाए, हमारे जीवन में किसी भी बात को लेकर के, किसी भी पहलू को लेकर के कितनी भी ऊंचाई नीचाई आ जाए, परंतु एट द एंड ऑफ द डे मेरा मन शांत हो सकता है। करना चाहेंगे? अपने मन को शांत करना पसंद करोगे? उसके लिए मेन बात यही है, चाहे कुछ भी होता है ना, तो एक ही शब्द का एक कमांड, ऑर्डर मुझे अपने मन को देते रहना है। कौन सा कमांड? नेवर माइंड। हम बातों ही बातों में यूं ही ये एक्सप्रेशन कभी कभी बोल लेते हैं, नेवर माइंड, लेकिन सच में हम नेवर माइंड कर सकते हैं? तो जब मन को शांत रखने की बात आती है ना, तो अपने ही मन को समझाना होगा, बताना होगा, उसको ट्रेन करना होगा, नेवर माइंड। बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया, नेवर माइंड। चलते चलते कोई गिर गया, हम खुद ही गिर गए, कुछ लग गया, नेवर माइंड। लग गया है, ओके, दवाई इत्यादि कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। और फिर दूसरा ये पॉइंट मैं अपने आप से, ये कमांड अपने मन से हमें करना पड़ेगा, टेक इट इजी, टेक इट इजी। और ये करना पड़ेगा, सिर्फ बोल के बैठ नहीं जाना है। एग्ज़ाम में बच्चा अच्छे मार्क्स से पास नहीं हुआ, एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट थी आगे करियर को बनाने के लिए, बच्चा फेल होकर के आता है, माँ बाप को गुस्सा तो आएगा, इतने पैसे लगाए, इतने ट्यूशन्स, ये वो, क्या क्या नहीं किया। मन में अपने आप को कहना है, बच्चे को शायद ना कहो, लेकिन अपने आप को कहना है, टेक इट इजी। और वो बच्चा खुद भी अपने आप से कहे, टेक इट इजी, नेक्स्ट टाइम आई वर्क हार्ड, आई बी मोर सिंसियर इन माई एफर्ट्स। सो पहली बात है नेवर माइंड, और दूसरा है टेक इट इजी। आप कहेंगे चलो दोनों कमांड्स तो बहुत अच्छे हैं, परंतु इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने में तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। अवश्य आएंगे, मैं भी जानती हूँ, मैंने भी अनुभव किया है। तो इसके लिए फिर कुछ एक टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करूँगी। पहला तो ये है कि डिटैच हो जाए। जो परिस्थिति, जो व्यक्ति, जो वातावरण हमें परेशान करते हैं, हमारे मन को बेचैन करते हैं, अशांत करते हैं, जहाँ तक हो सके उससे डिटैच हो जाए। ये तो कर सकते हैं। मन को इसकी आदत नहीं डालनी है, लेकिन फिर भी जब तक मन तैयार नहीं हो जाता है तब तक फिर डिटैच। संबंध देखो छूट तो नहीं सकते हैं, कई संबंध ऐसे हैं जो जिंदगी भर निभाने पड़ते हैं, पर कुछ एक समय के लिए डिटैच तो हो सकते हैं ना, स्थूल में नहीं लेकिन सूक्ष्म में, यानी मानसिक रीति से, इमोशनली भी हो सकते हैं। तो
जहाँ तक हो सके डिटैच होने का व्यक्ति, वस्तु, वातावरण, परिस्थिति से वो प्रयत्न करना होता है। और फिर डिसअप्रूव, परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जो हमारा मन नहीं मानता है, हमको होता है ऐसा भी हो सकता है क्या, और इसीलिए जो अनचाही बातें हैं, परिस्थितियां हैं, तो उसको डिसअप्रूव कर दो, नज़रअंदाज कर दो। जैसे कि ये घटना हुई ही नहीं है मेरे जीवन में, डिसअप्रूव। तो उस रीति से मन को हम ट्रेन कर सकते हैं। और फिर इग्नोर, आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए गए, लिस्ट आपके हाथ में है, कई चीज़ें ऐसी होती है, लुभावनी भी होती हैं, कभी ऐसा लगता है ये भी ज़रूरी है, इसको भी हमें ख़रीद कर लेना चाहिए, और फिर होता यही है कि शायद बजट में वो इंक्लूड ना भी हो सके, तो फिर मन बेचैन हो जाता है, अशांत हो जाता है, अरे सब ले पा रहे हैं और हम ही नहीं ले पा रहे हैं। तो उस वक्त फिर जो ऐसी लुभावनी चीज़ें हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इग्नोर। तो ऐसी कई बातें हो सकती हैं जिसको हमें समय प्रति समय इग्नोर करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पहला डिसअप्रूव कर लो, फिर दूसरा कि डिटैच हो जाओ, और फिर तीसरा कि इग्नोर कर लो। और ऐसे करते करते हमारा मन जो है वो शांत रहना सीख जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिटेशन करना छोड़ दीजिए, वो तो नींव है, वो तो फाउंडेशन है, वो तो अल्टीमेट रिसोर्स है। परमात्मा जो कि शांति का सागर हैं, उनके द्वारा शांति स्वयं में भरने का वही एक अल्टीमेट रिसोर्स है। तो उससे तो किनारा नहीं करना है, लेकिन मेडिटेशन के साथ साथ जब हम प्रैक्टिकली हमारे व्यवहार में रहते हैं, जीवन में, कारोबार में रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, दूसरों के साथ रहते हैं, तो उस वक्त इन बातों का हमें ध्यान रखना है और फिर उसका अभ्यास, उसको प्रैक्टिकली लाना है, करना है। तो फिर मेरा मन वो अवश्य शांत रहेगा। हमारा मन कैसा हो उसकी जो श्रृंखला अभी हम सुन रहे हैं, तो उसके संदर्भ में, उसके रेफरेंस में आज जो बातें मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वो यही है कि हमारा मन कैसा हो, हमारा मन संतोषी मन हो। देखो, इच्छाएं, आकांक्षाएं, डिज़ायर्स, ड्रीम्स, वो ज़्यादातर कहाँ हम स्टोर करते हैं, हमारे मन में, है ना। कोई व्यक्ति क्या कहता है कि मैंने अपने मन में ठान लिया है कि मुझे तो पायलट बनना ही है। कोई व्यक्ति ऐसा कहेगा कि मैंने तो ये ठान लिया है कि ये मैं सीख करके ही रहूँगी या रहूँगा। तो जब मन में कोई व्यक्ति ऐसे ठान लेता है तो वो उस व्यक्ति का जैसे कि एक गोल बन जाता है। फुटबॉल या ऐसी कोई गेम होती है तो उसमें क्या है कि गोल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है। फर्स्ट गोल, सेकंड गोल, थर्ड गोल। सो लाइकवाइज हमारे जीवन में भी अलग अलग पहलुओं को लेकर के अलग अलग गोल हर एक के अपने अपने हो सकते हैं। आपका गोल कोई रहा होगा, आपने गोल सेटिंग भी किया होगा, मैंने भी गोल सेटिंग किया है। कितना और कहाँ तक उस गोल को हम हासिल कर पाए हैं वो हमारे सिंसियर एफर्ट्स और वो हमारे फोकस्ड मन और वो हमारे
लगन पर आधारित रहता है। परंतु आज जो हम बात सुनने वाले हैं वो है हमारा मन हो तो कैसा हो, हमारा मन संतोषी हो, हमारा मन वो संतोष से भरा हुआ हो। संतोष के बारे में इंग्लिश में आपने 2 शब्द सुन रखे होंगे, एक है कि कंटेंटमेंट और दूसरा है सेटिस्फैक्शन। अभी हम लिटरल उसका मीनिंग डिफाइन करने नहीं वाले हैं, लेकिन कहने का भाव यही है कि मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है, कुछ हासिल करना है, तो उसमें मुझे कंटेंटेड नहीं होना है। लेकिन दूसरी ऐसी कई बातें हैं जिसमें मुझे अपने मन को ट्रेन करना पड़ेगा संतोषी मन बनने के लिए। पहली पॉइंट है कि बचपन से देखो कंपैरिजन हम सुनते आए हैं, हमारे माँ बाप या हमारे इर्द गिर्द के लोग वो करते आए हैं और फिर बाद में हम खुद भी करना सीख जाते हैं। ठीक है ना, माँ बाप होते तो क्या कहते हैं कि फलाने पड़ोसी का बच्चा देखो पढ़ाई में कितना होशियार है और आप देखो तो क्या हो। ठीक है, या फिर घर में ही सिबलिंग्स में ही कंपैरिजन करना शुरू हो जाता है, ये मेरी बच्ची जो है बहुत शांत है और मेरा बेटा जो है ये ऐसा है, ये वैसा है। घर में, परिवार में या वायुमंडल में या स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इधर उधर जहाँ कहीं पर भी हम होते हैं, रहते हैं, तो कंपैरिजन का जो बवंडर है उसका शिकार हम बार बार होते रहते हैं। लेकिन आज से लेकर के अपने मन को यह हमें कमांड देना पड़ेगा, नो मोर कंपैरिजन, इनफ इज इनफ। हर कोई व्यक्ति वो विशेष है, डिफरेंट है, यूनिक है। मैं भी डिफरेंट हूँ, यूनिक हूँ। हो सकता है दूसरों के मुकाबले में मेरे में कुछ ज़्यादा विशेषताएं ना भी भरी हो। हाँ, प्रयत्न के आधार पर मैं कोशिश ज़रूर करूँ कि मैं अपने आप को और भी विशेषताओं से संपन्न बनाऊँ, लेकिन कंपैरिजन के हिसाब से नहीं। मुझे सीखना है, मुझे करना है, मुझे पाना है, इसलिए मैं कुछ सीखूंगी, कुछ करूंगी। लेकिन फलाने को नीचा दिखाना है या फलाने के मुकाबले में मैं कम दिखाई पड़ता हूँ, उस नज़रिए से नहीं। अगर कंपैरिजन के बवंडर में से बाहर नहीं निकले तो भूल जाइए कि मन कभी संतोष का अनुभव कर पाएगा। दूसरा है, हम अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस से पीड़ित रहते हैं, है ना। चाहे तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित रहते हैं, चाहे तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित रहते हैं। परंतु इन दोनों को अभी हमें विदा देना है। अगर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हम पीड़ित हैं तो वो भी गलत बात है, वो भी अच्छी बात नहीं है, वो भी संतोषी मन का एक निशानी नहीं है उसकी। और अगर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मैं हूँ तो वो भी ठीक नहीं है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अच्छी हूँ और भी अच्छी बनने का मेरा प्रयास सदैव रहेगा। तो इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्सेस से भी हमें स्वयं को मुक्त करना होगा और तब जा कर के मेरा मन वो संतोष का अनुभव कर पाएगा या दूसरों को भी करा पाएगा। और फिर तीसरा है, नो मोर क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म वो हेल्दी क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, उसकी बात अलग है, परंतु यहाँ जिस क्रिटिसिज्म की बात करते हैं उसमें भेदभाव, हम ऊंचाई नीचाई की जो बातें करते हैं, कास्ट, कलर, क्रीड, नेशनलिटी,
एजुकेशन, पोस्ट, पोजीशन, पता नहीं कितने सारे डायमेंशंस हैं, उसको लेकर के हम क्रिटिसिज्म एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वो करने का मौका चूकते ही नहीं है। क्रिटिसिज्म करना जैसे कि वो हमारे लिए एक टॉनिक सा बन जाता है। वो ना करे तब तक चैन नहीं आता है, स्पेशली फ्रेंड सर्कल में या किटी पार्टीज़ में या स्पेशली अपने सर्कल में ही। और होता क्या है पता है, जो व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन की निंदा आपके सामने करता है तो ये ठान लीजिए, ये मान लीजिए, ये जान लीजिए कि यही व्यक्ति किसी और व्यक्ति के पास जाकर के आपके बारे में निंदा वहाँ अवश्य करने वाला है। तो ऐसी निंदा का न मुझे शिकार होना है, ना मुझे किसी का शिकार करना है। निंदा और परचिंतन वो इतनी बुरी बला है जिससे जो व्यक्ति छूट गया, मानो यहीं पर ही उसको मुक्ति का, परम शांति का, परम आनंद का, परम सुख का अनुभव अवश्य होता रहता है। इसीलिए कोई कैसे चलता है, उठता है, बैठता है, किसके साथ बोलता है, किसके साथ उठता है, बैठता है, हमें क्या, हमारा क्या जाता है। मुझे अपने आप से, अपने मन से यही कहना है, इनफ। अब तक अगर किया है किसी का क्रिटिसिज्म, उसको दिल से उससे माफ़ी मांग लीजिए, और जिगर है तो उनके सामने जा कर के माफ़ी मांग लीजिए। हम में से कईयों से ये नहीं हो सकेगा, परंतु फिर भी क्रिटिसिज्म के कीड़े को कुचल देना है, तब जाकर के मेरा मन वो संतोष का अनुभव करेगा कि मैंने मनुष्य योनि में अपने जीवन को, जन्म को सार्थक किया। और फिर लास्ट में एक पॉइंट है, नो मोर कंफ्यूजन। बेचारा मन, उसकी कोई गलती नहीं है। हमारे जीवन में या हर रोज़ की, मैं सिर्फ एक दिन की बात करती हूँ, एक दिन में इतनी सारी बातें, घटनाएं या सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, चाहे तो हमसे, मतलब हम उसमें इन्वॉल्व रहे हुए होते हैं, चाहे तो हमारे इर्द गिर्द के लोग इन्वॉल्व रहे हुए होते हैं, और उसको लेकर के हमारा मन जो है उसको हम उलझा देते हैं। कई उलझनें हमारे मन को घेर लेती हैं। हमारा मन वो उलझन से जैसे कि पीड़ित हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने शादी की और फिर हो सकता है उसके ससुराल में उसको कड़वे अनुभव हुए। हमने, वो शायद व्यक्ति हमारी फ्रेंड रही हुई हो, तो हमको ये होता है ओके, हर ससुराल में ऐसे ही कुछ होता होगा। तो इस प्रकार से, ये तो एक एग्जाम्पल बताया, तो इस प्रकार से मन जो है वो हमारा उलझता रहता है, और वो हर बार ये अपने आप से और समाज से मन ही मन में एक प्रश्न करता है, ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी कोई करता है क्या, ऐसा होता है क्या। तो कभी हम वंडर के हिसाब से उलझन में फंस जाते हैं, और कभी एक चिंता या उलझन के हिसाब से फंस जाते हैं, मन को फंसा देते हैं। तो अब से लेकर के मैं अपने मन से ये वादा करूं, नो मोर कन्फ्यूजन। हर एक का कर्म अपना है, हर एक की सिचुएशंस अपनी हैं, हर एक की सहन करने की क्षमता अपनी अपनी है, हर एक का जीवन में मैच्योरिटी का लेवल अपना अपना है, सब कुछ हर एक का अपना अपना है। मेरा अपना भी कुछ डिफरेंट है ना, और इसीलिए मुझे
अब उलझन में अपने मन को उलझाना नहीं है। नो मोर कन्फ्यूजन। कई बातें ऐसी होती हैं अनुभवी लोगों के पास बैठ करके या उनसे सुन करके, सीख करके मन को सुलझाए हुए रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 पॉइंट्स के आधार पर हमारा मन जो है वो संतोष वाला बना रहेगा। जीवन में मुझे प्रगति अवश्य करनी है, उसमें मुझे सेटिस्फाई नहीं होकर के बैठना है। आज एक कला मुझे आई है, कल दूसरी कला को मुझे सीखना है। आज इस आर्ट को मैंने सीखा है, कल मुझे दूसरी आर्ट को सीखना है। सीखने के मामले में नो फुल स्टॉप, उसमें संतोषी होकर के नहीं बैठ जाना है। हाँ, शरीर अगर साथ नहीं देता है तो फिर दूसरी बात है, उम्र का कोई तकाजा है तो वो दूसरी बात है, परंतु वास्तव में नो मोर कंपैरिजन, नो मोर कन्फ्यूजन, नो मोर कॉम्प्लेक्सेस और नो मोर क्रिटिसिज्म। ये 4 बातों से अगर मन को हमने आज़ाद कर दिया तो हमारा मन वो अपार सुख का, संतोष का अनुभव करेगा। तो आज हमने क्या समझा? हमारा मन कैसा हो? हमारा मन संतोष वाला हो, संतोषी मन, क्लीन माइंड। आप सभी ने शायद वो गीत सुना होगा, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो हमारा मन वो जब स्वच्छ होता है तो जैसे कि एक स्वच्छ दर्पण का काम करता है। और दर्पण के लिए तो हम कहते हैं ना कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। आप जो हैं, जैसे हैं, आप किसी शो के लिए तैयार हो रहे हैं या कोई पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं या कोई फंक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं, काजल लगाया, ये किया, वो किया, खुद ही खुद का मेकअप किया, तो मिरर के सामने बैठ कर के ही तो किया होता है। और कहीं कुछ ऊंचाई नीचाई है, कुछ गलत सलत इधर उधर ऊपर नीचे कुछ हो गया है तो मिरर तो स्पष्ट बताता है। तो कुछ ऊंचाई नीचाई वाली बात जब मिरर से हमें देखने को मिलती है तो मिरर पर हम गुस्सा नहीं होते कि काजल मैंने तो ठीक लगाया, तू ही क्यों ठीक से नहीं दिखा रहा है। ऐसा तो नहीं करते हैं। तो वास्तव में हमारा मन वो एक दर्पण का काम करता है और वो हमसे हमारी बात, हमारी खास करके कोई गलत बात है तो वो हमें तुरंत बताता है कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। ये हमारा मन हमसे कहता है, आत्मा से कहता है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है और उसने, उस व्यक्ति को डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आपको स्वीट आइटम्स खानी तो दूर, उसको देखना भी नहीं है। मतलब उनकी जो शारीरिक बीमारी है तो उससे वो ज़्यादा परेशान ना हो, उसके लिए ये डॉक्टर्स ने सजेशंस दिए हुए हैं। और वो व्यक्ति क्या करेगा? जब सभी सो जाएंगे और फ्रिज में चाहे पेस्ट्री है, चाहे केक है, चाहे ऐसी कोई आइटम है जो उनको नहीं खानी चाहिए होती हैं, तो जब सब सो जाते हैं वो व्यक्ति उठता है और वो खा लेता है। जब भी वो फ्रिज के पास उस आइटम को खाने के लिए जा रहे होते हैं तभी उसका मन कहता है, भाई देखो डॉक्टर ने तो मना किया है, आपका डायबिटीज़ सीवियर हो जाएगा तो आपको ये तकलीफ़ होगी, वो होगी, ये है, वो है। वो अपने मन को बिठा देगा। अभी तू कौन होता है? तो डॉक्टर ने तो उनको मना किया हुआ होता है और फिर भी वो मन की बात नहीं मानते हैं। मन कहता है कि ना करो ऐसा, लेकिन फिर भी वो
करते हैं, खा लेते हैं। फिर बाद में उनका मन उनको डांटता है और इसकी ही वजह से फिर उनका जो कॉन्शियस है वो उनको बाइट करता है, यानी कि उनकी अंतरात्मा जो है वो उनको बाइट करती है और कहती है कि आपको जो नहीं करना चाहिए वो आप क्यों करते रहते हो। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं या हमारे कई ऐसे अनुभव हैं जिसमें हमारा मन हमसे कहता है कि ये ठीक नहीं है, आपको इसे ठीक करना है। यानी मेरा मन खुद ही दर्पण का काम करता है और मेरी कोई आदत है या मेरे कोई विचार है या मेरी कोई टेंडेंसी है या मेरी कोई ऐसे बिलीफ सिस्टम है या फिर मेरा कोई एटीट्यूड है जो कि सही नहीं है, योग्य नहीं है, तो मेरा मन सबसे पहले मुझे कहता है आपको ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हर बार मन की आवाज़ को दबा देते हैं। तू कौन होता है, तू बड़ा या मैं बड़ा, बॉस कौन है, तू है या मैं हूँ, ठीक है ना। और ऐसे करते करते मन वो वीक होता चला जाता है, मन जो है वो मैला होता जाता है, मैला होता रहता है, उस पर दाग लगते रहते हैं, हमारे कॉन्शियस पर दाग लगते रहते हैं और यूं करके हमारा मन वो मैला हो जाता है। तो ना फिर उसमें हम स्वयं का दर्शन ठीक रीति से कर सकते हैं और ना ही फिर ऐसे मैले मन में भगवान की भावनाओं का वास भी हो सकता है। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। किसी का मन साफ होता है तो हम क्या कहते हैं कि उसके मन में तो स्वयं भगवान विराजते हैं, ठीक है ना। और किसी का मन अगर मैला होता है तो हम क्या कहते हैं कि उसके मन में तो कोई बुरी शक्ति का वास है। सो मेरा मन वो स्वच्छ हो, और मेरा मन जब स्वच्छ होगा तो मेरा कॉन्शियस जो है वो मेरे को बाइट नहीं करेगा, और जब मेरा कॉन्शियस मुझे बाइट नहीं करेगा तो फिर मेरा मन वो मुझे हर रीति से सहयोग देगा और मेरे जीवन में मुझे जो हासिल करना है वो मैं कर सकती हूँ। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग मुझे सबकी दुआएं प्राप्त होती रहेंगी, हर पल होती रहेंगी। और इतना ही नहीं, लेकिन स्वयं भगवान से भी मुझे दुआएं प्राप्त होती रहेंगी, क्योंकि मेरा मन साफ है ना। छोटा बच्चा होता है तो उसका मन, एकदम छोटा बच्चा जो अभी बोलना, चलना, उठना, बैठना उतना सीखा नहीं है, वैसे छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ मैं। क्योंकि दूसरे बच्चे तो फिर बाद में थोड़ी उम्र के बाद शरारती हो जाते हैं, उनके मन में भी मैलापन आ जाता है। एनीवे, तो जो एकदम छोटा बच्चा है तो उसका मन कितना साफ होता है। तो जिसका मन साफ है तो उम्र में चाहे वो किसी भी लिहाज में हो, लेकिन फिर भी जैसे कि वो साफ दिल वाली व्यक्ति होती हैं, और ऐसी साफ दिल वालों की मुरादें जो हैं वो जल्दी ही पूरी होती हैं। इसलिए कहते हैं ना, साफ दिल तो मुराद हासिल। तो हमारे जीवन में सपने तो बहुत बड़े भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, कई सपने हो सकते हैं। तो उन सपनों को अगर साकार करना है तो ये बात बहुत ही अच्छी है और इम्पॉर्टेंट भी है कि मेरा मन वो साफ हो, यानी कि मेरा कॉन्शियस वो साफ हो। और जब मेरा कॉन्शियस साफ सुथरा होगा तो फिर सही समय पर सही दिशा में सही कदम और सही एक्शन मैं ले पाऊंगी या ले पाऊंगा, और उस हिसाब से मैं अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति हो सकती हूँ। देखिए, एकाग्र शब्द में ही उसका मीनिंग आ जाता है। एक
और अग्र। जब आप किसी भी एक बात को अग्रिमता देना शुरू कर देते हैं तो फिर एकाग्रता मुश्किल नहीं होती है। जैसे कोई व्यक्ति एक डिफरेंट कंट्री की फॉरेन लैंग्वेज को सीखना चाहता है और वो व्यक्ति समझता है कि ये भाषा सीखनी मेरे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, तो जब वो उस प्रायोरिटी को समझ लेता है तो उसके आधार पर उसी सीखने की जो बात है उसको प्राधान्य देना, इम्पोर्टेंस देना, उसको अग्रसर रखना वो डिफ़िकल्ट नहीं होता है। वो किसी भी हालत में या हर हालत में वो उस अग्रिमता के पॉइंट के आधार पर उसको सीख करके ही रहता है। और इसीलिए मन मेरा एकाग्र कब हो सकता है? एकाग्र मन के लिए या फोकस्ड माइंड के लिए बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आपको समय मिलता है और आपको रुचि है तो आप अवश्य उनको देख सकते हैं। परंतु अभी यहाँ जो बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि एकाग्र मन है तो ही मेरे जीवन में प्रोग्रेस है। एकाग्र मन है तो ही मैं अपने जीवन को जस्टिफाई कर सकती हूँ। एकाग्र मन है तो ही मैं स्वयं परमात्मा का दिल जीत सकती हूँ, क्योंकि आखिरकार तो हम स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में ही ये सारी बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का डायमेंशन मेरे जीवन में ऐसा है जिसको मुझे निग्लेक्ट नहीं करना है, मुझे उसको भी फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। और इसीलिए एकाग्रता की बात या एकाग्र मन की बात हम स्पिरिचुअल डायमेंशन को लेकर के, स्पिरिचुअलिटी के डायमेंशन को लेकर के समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो मेरा मन एकाग्र हो तो क्यों हो भला? मेरा मन एकाग्र हो तो मुझे स्वयं परमात्मा से साधना के आधार पर, मेडिटेशन के आधार पर क्या क्या मिल सकता है? बहुत सारी शक्तियाँ मिल सकती हैं, अलौकिक शक्तियाँ मिल सकती हैं, बहुत सारे वरदान मिल सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की प्राप्तियाँ हो सकती हैं, अलौकिक प्राप्तियाँ हो सकती हैं। फिर बहुत सारे जो स्वमान परमात्मा मुझे देते हैं वो स्वमान का मैं प्रैक्टिकल में अनुभव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। बहुत सारी कलाएं भी मुझे प्राप्त हो सकती हैं। देखो, कुछ भी सीखना करना है तो उसकी शक्ति भरने वाला तो ऊपर वाला ही है। और इसीलिए इन्हीं सभी प्राप्तियों को प्राप्त करने के लिए मेरा मन कैसा हो? एकाग्र मन हो। तो एकाग्र होने के लिए बहुत सारी विधि अलग अलग लोग अलग अलग रीति से इख्तियार करते हैं, बताते हैं। आपको जिस विधि में सरलता महसूस होती है या विश्वास संपादित आपने किया हुआ है तो ऐसी विधि ज़रूर अपनाएं, कोई इसमें बाधा नहीं है। परंतु मन को एकाग्र तो करना ही पड़ेगा। अभी उसके लिए मैं अपने मन को क्या कमांड दे सकती हूँ? देखो, कुछ भी इधर उधर होता है तो मन तुरंत उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। और इसीलिए फिर ये फ्रेज जो है वो हम दूसरों को तो ज़रूर कई बार कहते हैं। जैसे आपका भाई हुआ या बहन हुई, वो आपको किसी बात में टोकता है, या आपका फ्रेंड या कोई नज़दीक का कोई व्यक्ति आपको टोकता रहता है, ऐसे नहीं करो वैसे करो, जिसको हम कह सकते हैं। तो उनको हम फिर क्या कहते हैं? माइंड योर ओन बिजनेस।
और दूसरे जो हैं कोई अथॉरिटी वाले हैं, कोई बड़े हैं, तो उनको हम नहीं कह पा रहे हैं माइंड योर ओन बिजनेस, लेकिन मन में तो हम कहते हैं कि इनको क्या पड़ी है मेरे जीवन में टांग अड़ाने की। तो एक रीति से हम सूक्ष्म रीति से उनको भी तो यही कह रहे हैं ना, माइंड योर ओन बिजनेस। लेकिन वास्तव में मुझे अपने मन को कहना पड़ेगा, इधर उधर उसको भागने की जो आदत पड़ी है ना, तो उसको हमें कहना पड़ेगा बच्चू ठहर जरा, और उसको हमें कहना पड़ेगा माइंड योर ओन बिजनेस। आज के दिन में क्या गोल है, आज क्या क्या करना है, माइंड योर ओन बिजनेस। आज के इस एक मास के अंदर मुझे क्या क्या करना है, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने को ये कमांड बार बार देते रहना पड़ेगा, और मन मानेगा, मन मानेगा, क्योंकि मन घोड़ा है और लगाम वो मुझ आत्मा के हाथ में है। और वो लगाम क्या है, ये जो कमांड मैं अपने मन को दे रही हूँ ना, यही एक प्रकार से लगाम का काम करती है। और दूसरा, ये एक सूक्ष्म बात है, देखो कईयों का एकाग्रता का जो लेवल है ना, वो अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है तो उसको 11 बजे कोई प्रोजेक्ट अगर आप दो तो 11 बजे वो फुल्ली फोकस्ड रहता है। 11 बजे वो उसका एकाग्रता के जो परसेंटेजेस हैं वो ठीक ठाक रहते हैं, और इसीलिए वो उस प्रोजेक्ट को, उस कार्य को जस्टिफाई कर पाता है। लेकिन वही कार्य अगर उसको दिन में 2 बजे या 3 बजे देंगे तो वो नहीं कर पाता है। हो सकता है ऐसा। तो हम हर एक का अपना अपना एक नज़रिया है, या एक कार्य करने की शैली है, एक छटा है, एक रिदम है। तो उस रिदम के आधार पर हमें हर एक को अपने आप के प्रति एक ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि सारे दिन भर में मुझे कौन सा समय ऐसा महसूस होता है जिसमें मैं ऑप्टिमम फोकस्ड रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। अगर आप जॉब करते हैं या स्टडी करते हैं तो उसमें फिर ये बात लागू नहीं होगी, लेकिन जहाँ पर्सनल रूटीन के कार्य की बात आती है, या डेली जो खुद के स्टडी या टाइम टेबल की बात, घर में होमवर्क या इस प्रकार से कोई बात आती है, तो उसमें ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही काम में आएगा। और ये देख लेना पड़ेगा कि मेरा ऑप्टिमम फोकस्ड माइंड कौन से समय पर रहता है, और उस वक्त मन से हमें जो कार्य करवाना है वो हमें करवा लेना होता है। तो ये एक अच्छी बात है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात है, एक एनवायरनमेंट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। जैसे एक स्टूडेंट है तो वो ड्राइंग रूम में बैठ करके या मे बी डाइनिंग रूम में बैठ करके पढ़ाई पढ़ने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली उसका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। लेकिन उसने घर शायद बड़ा ना हो, कोई ऐसी सुविधा ना भी हो, लेकिन एक छोटा सा कॉर्नर ऐसा बनाया हुआ हो, वहाँ स्टडी का एक माहौल बना हुआ हो, छोटा सा एक कॉर्नर बनाया हुआ हो जहाँ पर उसको पढ़ने में आनंद आए, फोकस्ड हो सके। मेडिटेशन, उसके लिए भी कोई कहे कि हम तो बस वहीं ड्राइंग रूम में बैठ करके मेडिटेशन करते हैं, लेकिन आप देखिए कि वहाँ के वाइब्रेशंस कैसे हैं। टेलीविज़न तो मोस्टली सबके घर में रहता है, तो उसके ही वाइब्रेशंस बने हुए रहते हैं, और ड्राइंग रूम में लोगों का आना जाना, जाने अनजाने गेस्ट, ये वो सब लगा रहता है। तो वहाँ के वायुमंडल का डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए मेडिटेशन भी आप रेगुलरली अच्छी रीति से फोकस्ड होकर के करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक अलग सा छोटा सा कॉर्नर घर के अंदर अवश्य बनाएं। तो एक एनवायरनमेंट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा।
और उसके आधार पर हमारा मन हमें अवश्य सहयोग देगा। तो इस रीति से हमने 3 बातें समझी कि पहला तो मेरे माइंड को मुझे ये कमांड देना है कि माइंड योर ओन बिजनेस। दुनिया के बारे में, फलाने के बारे में, इसके उसके बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनसे कुछ मोटिवेशन लेना है या फिर उनसे कुछ सीखना है तो वो बात अलग हो जाती है, परंतु फिर भी मुझे क्या प्राप्त करना है उसको प्रायोरिटी देनी है। फिर मुझे अपना बिजनेस माइंड करना है और फिर तीसरा मेरा ऑप्टिमम कंसंट्रेशन का लेवल सारे दिन भर में कब रहता है, कैसा रहता है, वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके उसका भी बेनिफिट लेना है। और फिर चौथा है कि मुझे फोकस्ड रहने के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए एक एनवायरनमेंट तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस रीति से फिर मैं अपने मन को एकाग्र ज़रूर कर पाऊंगी। हमारा मन शुक्रगुजार मन हो। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? हमारा मन वो सदैव कृतज्ञता के भाव से भरा हुआ हो। जितना जितना हम ग्रेटिट्यूड के एटीट्यूड को स्वयं का एक नेचुरल और इजी संस्कार या फिर एक पैटर्न बनाते जाते हैं तो उसके द्वारा हमारा मन वो हमें बहुत हेल्पफुल बना रहता है। और इसीलिए शुक्रगुजार होने का तो हम हर एक को अनुभव है। समय प्रति समय या बार बार हम हर किसी को जिसको कहना है तो उसको हम थैंक यू ऐसे करते रहते हैं। यानी थैंक यू वर्ड बहुत ही कॉमन रीति से हम इस्तेमाल करते हैं। वो तो अच्छी बात है, वो तो एक प्रकार से एक मैनरिज्म है, परंतु मैं यहाँ जो बात कर रही हूँ तो शुक्रगुजार मन का अर्थ क्या निकल के आता है हमारे सामने। तो पहली बात है हील द माइंड। मुझे अपने आप के मन को हील करना है। देखो, कुछ भी होता है ना तो घाव मन पर लगता है, ठेस मन को लग जाती है और इसीलिए हम उस घाव को जल्दी से उसका रुझान नहीं कर पा सकते हैं। वो लंबे समय तक हमारे साथ चलता है और इसीलिए ऐसा अभी नहीं होने देना है, परंतु स्वयं के मन को हमें हीलिंग का प्रदान करना है। खुद के मन का हीलिंग अवश्य करना है और वो जब हो जाता है तो फिर मुझे दूसरों का हीलिंग, अगर मैंने किसी का अपमान किया है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाई है, तो दिल से उनको भी हीलिंग का दान करना है कि मेरे द्वारा फलाने व्यक्ति को जो दुख या दर्द की अनुभूति मैंने कराई है या हुई है तो मैं उसको हील करने में उस व्यक्ति को भी मदद करूं। तो हीलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, तभी जाकर के हमारा मन वो सही मायने में शुक्रगुजार मन हो सकता है, वरना नहीं, वरना सुपरफिशियल हो जाएगा। और फिर दूसरा हेल्प। जहाँ तक हो सके मुझे जो आता है, मेरे जीवन में जो कला है, मेरे पास जो भी रिसोर्सेस आदि हैं, तो उसके द्वारा मुझे जहाँ तक हो सके दूसरों को मदद करना है। तो दूसरों की दुआओं का बल जब मेरे पास होगा ना, तब फिर मेरा मन जो है
वो शुक्रगुजार मन बना रहेगा। ऑटोमेटिकली स्वयं परमात्मा का शुक्रिया हम कर पाएंगे। और तीसरा है हार्मनी। हम जहाँ कहीं पर भी रहे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जरूर हो सकते हैं, मतभेद ज़रूर हो सकते हैं, परंतु हमारा मन भेद ना हो। चाहे परिवार में है, चाहे हमारा स्टडी का सर्कल है, चाहे कॉलेज का फ्रेंड सर्कल है, चाहे ऑफिस का वर्किंग एनवायरनमेंट है, या फिर कम्युनिटी है, चाहे कहीं पर भी हम हो, हमारे अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, परंतु मन भेद कभी ना हो। क्योंकि मन में अगर डिफरेंसेस आ जाएंगे ना, तो मन में खटास आ जाएंगी, कड़वाहट भी आ जाएंगी, और ऐसा कड़वा या ऐसा खट्टा मन कभी भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता है। और इसीलिए जहाँ तक हो सके ना, हम ये लक्ष्य रखें कि हम दूसरों के साथ तालमेल मिला कर के, हार्मनी बना कर के कार्य व्यवहार में एक दूसरे के संपर्क में आते रहें। गुजरात में जो गरबा डांस होता है या खास करके डांडिया रास होता है, तो उसमें दो मतलब एक इंटरनल सर्कल होता है, वो यूं जाता है, और वो बाहर का सर्कल है वो राइट साइड जाता है। तो फिर पैर वो बदलती रहती हैं और आपस में वो डांडिया का जो तालमेल वाला जो बीटिंग है या रास है, तो आपस में करते हैं, और उससे फिर बहुत ही अच्छा देखने जैसा नज़ारा। और जो खेलते हैं वो तालमेल में ही आकर के हारमोनियसली खेलते हैं, तो उनको तो आनंद आता ही है, लेकिन जो देखने वाले हैं तो उनको भी बहुत ही आनंद आता है। और इसीलिए जहाँ कहीं पर भी हम रहे, तो हारमोनियस मेरा इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ बना रहे। तो शुक्रगुजार मन वो मेरा बना रहे, उसके लिए 3 बातें आप सबके सामने रखी। पहला तो है हीलिंग प्रोसेस, सेल्फ के लिए और दूसरों के लिए भी। और दूसरा है कि हेल्पफुल बिहेवियर, हेल्पफुल नेचर। और फिर तीसरा है मेरा हारमोनियस व्यवहार, दूसरों के साथ तालमेल को बनाए रखने वाला मेरा व्यवहार अगर होता है, तो सच में मैं अपने शुक्रगुजार मन का आनंद ले सकती हूँ। किसी को मेरे को दिल से थैंक यू कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे मन से शुक्रिया का भाव वो प्रकट होता रहेगा। इतना ही नहीं, लेकिन इसके रिस्पॉन्ड में स्वयं परमात्मा मेरा शुक्रिया करेंगे कि वाह मेरी बच्ची या वाह मेरा बच्चा, शुक्रिया। वरदानी मन का क्या अर्थ होता है? एक अर्थ तो यही निकलता है कि मेरे मन से सबके लिए दुआएं निकलती रहें, और दूसरा मेरे मन के द्वारा मैं सबके लिए जब वरदान देती रहती हूँ, दुआएं देती रहती हूँ, तो सबकी मेरे प्रति दुआएं वो दिल से निकलती रहें। यानी कि मैं दुआएं देती रहूं और साथ में मुझे दुआएं मिलती भी रहें। तो ऐसा वरदानी मन तो सबको पसंद आएगा। अभी ऐसा वरदानी मन हो जाए, उसके लिए करे तो क्या करे? तो सबसे पहले पॉइंट तो यही है कि मन को डिटॉक्स करना पड़ेगा। तन के लिए तो डिटॉक्स हम समय प्रति समय अलग अलग प्रकार से करते ही रहते हैं, वो भी अच्छी बात है, परंतु मन को डिटॉक्स करना वो बहुत 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 ही आवश्यक है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कंटेनर है और वो ऑलरेडी उसके अंदर
अलग अलग स्टोन्स भरे हुए हैं, ठीक है। अभी उसी कंटेनर के अंदर मुझे और कुछ भी डालना है और कुछ चीज़ भी ऐड करनी है या रखनी है, तो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो कंटेनर भरा हुआ है। उसको मुझे खाली करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं उसमें कुछ दूसरी चीज़ रख सकती हूँ। तो हमारा मन कोई ऐसा स्थूल कंटेनर तो नहीं है ना, कि चलो यूं कर दिया और वो खाली हो जाएगा। उसमें तो जन्म जन्मांतर का, हमारे पास्ट के कितने सालों का, कितने जन्मों का, कितने सारा खजाना जो है, या फिर मतलब उसमें भरा हुआ है ऑलरेडी कंटेंट। अभी उसको खाली करने के लिए स्वयं को डिटर्मिन होकर के उसको डिटॉक्स करना ही पड़ेगा। पास्ट की, खास करके एक ही शब्द पुराना, पास्ट की पुरानी बातों को, पुराने घाव को, पुरानी हमारे जीवन के अंदर जो भी गलत सलत बातें मेरे को महसूस करनी पड़ी, तो वो सारी बातें जो हैं तो उसको रब करना पड़ेगा, उसको डिटॉक्स करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे तो आप मेडिटेशन अप्लाई करें, चाहे तो आप लेटर लिखे भगवान को कि मैं पास्ट का ये सब रब करना चाहता हूँ, आप मुझे मदद कीजिए। या फिर कोई भी कारगर विधि को अपना करके मन को डिटॉक्स करना ही हर हाल में पड़ेगा, तब जाके मेरा मन वो वरदानी हो सकता है। दूसरा है लेटिंग गो। पास्ट की, कई बार ऐसा होता है ना, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, ठीक है, तो वो व्यक्ति तो अपमान करके भूल भी गई होती है, शायद उसने शरीर भी छोड़ दिया हो, लेकिन फिर भी जब भी उस व्यक्ति का जिक्र आएगा, जब भी उस व्यक्ति को हम याद करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? 100 जनों के बीच में उसने मेरा ऐसा इंसल्ट किया था, ऐसे ऐसे शब्द, डायलॉग भी याद रहता है, हमें डायलॉग भी याद रहते हैं, सिचुएशंस, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग एज इट इज़, वो सारा हम अच्छे से रिकॉल करते रहते हैं और मन को और खुद को दुखी करते रहते हैं, और फिर सुना करके दूसरों का मन भी खट्टा करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम पुरानी बातों को, पुराने अपमानजनक बातों को, या ऐसी जो बिन ज़रूरी है, उनको पकड़ करके बैठे हैं मन में, उसको गठरियाँ उसकी बांध करके बैठे हैं, फलाने की ये गठरी, फलाने की ये, फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया। तो ये सारी गठरियों का बोझ जो है, और ऑलरेडी मन ऐसे भरा हुआ है इन गठरियों के बोझ से, वहाँ वरदान कहाँ टिक पाएंगे। और इसीलिए लेटिंग गो, जाने दो। जिसने जो किया सो किया, उसने बुरा कर्म किया तो उसके कर्म उसके साथ है, पर मैं उसको विदा दे दूँ, मैं उसको जाने दूँ। तो समझ करके जब ऐसे लेटिंग गो करेंगे, तब फिर हमारा मन वो वरदान भरने के काबिल हो जाएगा। और दूसरा है लेट इट बी। हमको आदत पड़ी हुई है, फलाने को है ना ऐसे करना चाहिए, फलाने को ऐसे बोलना चाहिए, फलाने को, सरकार को ये करना चाहिए, खुद की कमी पेशी को तो हम नज़रअंदाज करेंगे, लेकिन दूसरों की ऊंचाई नीचाई को हम तुरंत पॉइंट आउट करेंगे, और उसमें ही उलझे रहते हैं, बिजी रहते हैं। माइंड बिजी कहाँ रहता है? इसमें। और इसीलिए जो है, जैसा है, जहाँ है, लेट इट बी। आप उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, कुछ नया ला सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कुछ नई बात, ठीक है, वरना लेट इट बी। सारी दुनिया का बोझ, इसका उसका उसका उसका,
तो बोझ से मन भारी हो जाता है, वहाँ वरदानों की फुलवारी कहाँ खिलने वाली है। और इसीलिए दूसरी पॉइंट है लेट इट बी, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं ना हम चेंज कर सकते हैं ना ही वो हमारे कंट्रोल में है। तो जब है ही नहीं हमारे कंट्रोल में तो फिर क्या। और इसीलिए लेट इट बी। और तीसरा है लेट इट हैपन। लेट इट हैपन। कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसी बातें हैं जो हमारे न चाहते हुए भी होती हैं, हो रही है और होने वाली है। कहीं वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, कहीं कुछ और, यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज़ के हिसाब से कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ हो रहा है। दूसरी बात, हमारे रिलेशंस और सर्कल में किसी ने कुछ किया, किसी ने भाग करके शादी कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी पता नहीं लोग क्या क्या तो करते रहते हैं। और इसीलिए लेट इट हैपन। सारा ध्यान वो मेरे पर मुझे लाना पड़ेगा, मुझे क्या करना है। किसी ने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, कौन क्यों कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, ऐसे अगर मैं अपने मन को बिजी कर दूंगी या मेरे मन की शक्ति को मिसयूज़ कर दूंगी तो फिर तो गए काम से। फिर तो हम अपने मन को वरदानी मन नहीं बना सकते हैं। और इसीलिए ये 4 बातें आप सबके सामने रखी कि हर हाल में मन को डिटॉक्स करना है। दूसरा लेटिंग गो, तीसरा लेट इट बी और चौथा है लेट इट हैपन। देखो, सारी दुनिया का बोझ उठाने की कहीं पर भी किसी को भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं स्वयं का बोझ उठा लेती हूँ और मन का ये बोझ जो है वो हल्का कर लेती हूँ, तो जहाँ मैंने अपने पर इस प्रकार से ध्यान देने की शुरुआत कर दी, दुनिया में से एटलीस्ट एक इंसान तो अच्छा बन गया ना। शुरुआत मेरे से ही तो हो गई ना। और इसीलिए मेरा मन वो वरदानी मन बना रहे, यही मेरे अपने लिए मुझे दुआ करनी है। जब मैं स्वयं को ये दुआ देती रहूँगी तो ऑटोमेटिकली दूसरों की दुआएं वो तो मुझे मिलनी ही है। और स्वयं भगवान परमात्मा की दुआएं वो तो नेचुरली मिलनी ही मिलनी है। हम सभी को अच्छी बातें सुनना अच्छा लगता है। कोई अच्छा कर्म करता है तो हमें उसकी सराहना करना भी अच्छा लगता है। अच्छा कर्म करने में शायद हमें कोई मुश्किलात आ रही हो, वो भी सही, लेकिन फिर भी हमें अच्छा कर्म करना पसंद आता है। अभी राइटियस मन वो कैसे हम बनाएं? राइटियस मन बनाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे मन को आदत सी बनी हुई है गलत सलत बातों में उलझे हुए रहने की, इधर उधर की बातों में टाइम और एनर्जी को वेस्ट करने की। अच्छा कर्म करने की जहाँ बात आती है तो हम आलस्य करते हैं, टालम टोल करते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, अभी तो समय पड़ा है। सो राइटियस माइंड के लिए हमें सबसे पहले तो राइटियस खजाना स्वयं में बटोरना होगा। अच्छी किताबें वो पढ़ सकते हैं। अभी तो बहुत सारे खजाने ऑनलाइन ऑफलाइन रिसोर्सेस हमारे पास उपलब्ध हैं। और इसीलिए आपको जितना हो सके अच्छा डेटा जो है वो कलेक्ट करना है, अच्छी बातें जो हैं वो कलेक्ट करना है। अच्छे मेंटर्स हैं तो उनसे भी अच्छी अच्छी बातें वो आप कलेक्ट कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं। पर हर हाल में जो अब तक कूड़ा कचरा वाला इन्फॉर्मेशन है तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा,
उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। और इसीलिए जब राइटियस कंटेंट माइंड में आएगा तब जाकर के माइंड वो राइटियस कर्म को करने की क्षमता स्वयं में महसूस करेगा और वो करेगा भी। और इसीलिए राइटियस माइंड के लिए सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात है कि राइटियस कंटेंट, डेटा, इंफॉर्मेशन मुझे स्वयं में भरनी होगी। और इसीलिए जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो जितना हो सके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को लेकर के, आत्मा फॉर एग्जांपल, उसको लेकर के जो भी रिसर्च है या जो भी बातें हैं अच्छे से ग्रहण करते रहे। ये वर्ल्ड ड्रामा, शेक्सपियर ने बोला ना कि दिस वर्ल्ड इटसेल्फ इज़ अ ड्रामा। ओके फाइन, तो इसके बारे में, वर्ल्ड ड्रामा के बारे में जितना हो सके बढ़िया से बढ़िया कंटेंट वो स्वयं में भरते रहे। हमारी कर्म फिलॉसफी, तो इन सब बातों से जितना हो सके हमारा कंटेंट वो मॉडिफाई हो जाएगा, अपडेटेड हो जाएगा, रिफॉर्म्ड हो जाएगा, क्वालिटी वाला जब हो जाएगा तब फिर हमारा माइंड जो है वो राइटियस माइंड बन जाएगा। क्योंकि मन में जो भरा है उसी आधार पर मन वो अच्छे कर्म करने के लिए ऑटोमेटिकली लालायित हो जाएगा, टेम्पटेड हो जाएगा। और इसीलिए सबसे पहली बात यही है कि मैं डेटा किस प्रकार का हर रोज़ स्वयं में भरती हूँ। ये नहीं कि जो आया सो आने दिया, या फिर ऑलरेडी जो अंदर भरा हुआ है उससे ही काम चला ले, नहीं, अब ये नहीं चलेगा। दूसरी बात है इंटेग्रिटी। ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी विशेषता है। बहुत सारी बातें बहुतों ने बताई हैं, हो सकता है वो बताने वाले भी अपने में इस गुण को अभी भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में लगे हुए हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं एक पॉइंट अभी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी कि रिसेंटली हम सभी ने 26 जनवरी का हमारा रिपब्लिक डे भारत में, भारत का मनाया। तो उस वक्त राष्ट्रगीत का धुन बजा, तो आप में से कितने ऐसे थे, मोस्टली मैं समझती हूँ कि टेलीविज़न या मोबाइल में लाइव टेलीकास्ट वो देख रहे होंगे। तो आप मुझे बताइए कि जब वो राष्ट्रगीत की धुन बजी, आप में से कितने ऐसे थे वो जो जहाँ जिस हाल में थे वो वहाँ उठ खड़े हुए और फिर सैल्यूट भी दिया और उस प्रकार से राष्ट्र को और राष्ट्रगीत को सम्मान दिया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं तो उठ गई थी भाई। क्यों? हमारे देश का इतना राष्ट्रगीत जो है सम्माननीय, तो उसको तो सम्मान देना ही पड़ेगा। हमारे राष्ट्र की गाथा को जो वर्णित करता है उसको तो सम्मान देना ही पड़ेगा। खैर, बात तो है छोटी लेकिन मैसेज इसमें है बड़ा। अभी कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई मुझे नहीं देख रहा है और उस वक्त जो राइटियस एक्ट मुझे करना चाहिए, अगर वो मैं अपनी आत्मशक्ति के बल पर कर पा रही हूँ, तब समझा जाएगा कि मेरा मन जो है वो राइटियस माइंड है। हम सीख रहे हैं, गलतियाँ हो सकती हैं, हम सब ने की हैं, परंतु फिर भी गलतियों को मतलब उसमें से जो लेसन्स हमें सीखने हैं वो सीख करके राइटियस पाथ पर, राइटियस वे में मैं अपने माइंड को कहाँ तक ला पा रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। कौन कैसा था, क्या था, किसने किया, मैंने किया, उसने किया, उसमें अब उलझने की बात तो है ही नहीं। बात ये है कि अब तक तो जिस राह पर हम चल रहे थे वो राह सही नहीं थी, यथार्थ नहीं थी।
अभी स्वयं परमात्मा ने आकर के हमें अपना बनाया है, हमारा हाथ उन्होंने थामा है और रोज़ हमें राइटियस पाथ पर चलने के लिए प्रेरणाएं दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं। तो ऐसे हाल में मुझे हर हाल में राइटियस पाथ को अपनाए रखना है और राइटियस कर्म के मेरे खाते को और भी जमा करते रहना है। और इसीलिए इंटेग्रिटी। और तीसरा एक पॉइंट बहुत अच्छी मेरे सामने है, एक प्रश्न है, आप सबके सामने ये प्रश्न रख रही हूँ। उसको दो रीति से पूछ सकते हैं। एक है कि व्हाट एम आई लिविंग फॉर, व्हाट एम आई लिविंग फॉर। उसको दूसरे रीति से अगर पूछे तो ये भी कह सकते हैं व्हाट एम आई रेडी टू डाई फॉर, व्हाट एम आई रेडी टू डाई फॉर। ठीक है, मैं जिंदा किस लिए हूँ और दूसरा मैं किस बात के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। ये दो में से कोई भी प्रश्न का जवाब आप सोचिए और आप अगर बताना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैं किसके लिए ज़िंदा हूँ और मैं किसके लिए मर सकती हूँ। ये जवाब अगर आपके पास आ जाते हैं, दो में से किसी एक का भी जवाब आपके पास क्लियरली आ जाता है, तो समझो कि आपका राइटियस माइंड बन ही गया। उसको कोई नहीं हिला सकता है ना। देश के हमारे जो नौजवान उस सीमा पर रक्षा कर रहे हैं इतनी ठंड में भी, सोचिए तो सही उनकी लाइफस्टाइल को जब ऐसी चैलेंजिंग सीजन्स होती हैं और उसमें वो क्या सोच के वहाँ रह रहे हैं कि मैं मेरे देश के लिए फना हो जाऊँगा, मेरे देश के लिए मुझे मरना है और मेरे देश के लिए मुझे जीना है। वो तो चलो देशभक्ति की बात आ गई, बहुत ऊंची बात है वो भी, पर जब यहाँ स्व कल्याण की बात हम कर रहे हैं तो उसमें भी सोचना तो यही पड़ेगा कि मैं किस बात के लिए मर सकती हूँ या किस बात के लिए मैं ज़िंदा रह सकती हूँ या मुझे रहना है। और फिर लास्ट में एक पॉइंट यही है कि अभी मुझे कुछ प्रूव नहीं करना है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन बस एक ही धुन लगी रहे, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। कल मैं गुड थी, आज मैं बेटर हूँ, अभी मुझे और भी बेटर होना है, फिर बाद में दी बेस्ट होना है। अपने आप से ये प्रॉमिस कर लेना है, तो फिर हमारा माइंड जो है वो राइटियस बना ही रहेगा। गुड, बेटर, बेस्ट। मुझे प्रूव नहीं करना है पर इम्प्रूव ज़रूर करना है। किसको? दूसरों को नहीं, अपने आप को, अपने आप को। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट्स को हमने समझा। पहली पॉइंट है कि इंटेग्रिटी, और फिर दूसरा मैं किस बात के लिए जीना चाहती हूँ या किस बात के लिए मरना चाहती हूँ, और फिर मुझे प्रूव नहीं करना है लेकिन मुझे अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और चौथा, सबसे पहले जो हमने सुना या समझा, जितना हो सके राइटियस कंटेंट जो है वो मुझे फीड करना है, चाहे आँखों के माध्यम से, चाहे कान के माध्यम से, चाहे पढ़ करके, चाहे समझ करके, या किसी के कंपनी में रह करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो राइटियस कंटेंट, इंटेग्रिटी, फिर मेरे जीने का अल्टीमेट मकसद, और फिर लास्ट में इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूव, 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 इम्प्रूव। ये 4 बातें ध्यान में अगर मैं रख पा रही हूँ, रखती हूँ,
तो अवश्य मेरा मन राइटियस माइंड बनता ही जाएगा।